हाय गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और जो मुझे नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और मैं फार्मा फील्ड से रिलेटेड कंटेंट भी बनाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद एक बहुत सीरियस नोट पे ये वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर इस टॉपिक पे बात नहीं करी गई तो शायद किसी और टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। पहले की बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। जो भी बी फॉर्म कर रहे हैं या जो भी बी फॉर्म एम फॉर्म स्टूडेंट है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो पूरे फार्मा सिलेबस में पढ़ाई जाती है, शायद आपका कॉलेज अच्छा है तो ड्रग सेफ्टी और क्लिनिकल ट्रायल्स और एनिमल रिसर्च के बारे में बताता होगा। बट अगर थोड़ा भी अच्छा नहीं है या बिल्कुल ही बेकार कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। एक बुक होती है फार्मा जनरल करके, फार्मा जनरल बुक पब्लिश की जाती है फार्मा की न्यूज़ेस, फार्मा के इवेंट्स, फार्मा में हुए केसेस को रिकॉर्ड करने के लिए और फार्मा में हो रहे अपडेशन को उसमें मेंशन करने के लिए। वो मिक्सअप होता है डब्ल्यू का, यूएस एफडीए का और आई डोंट रिमेंबर कि बाकी अदर रेगुलेटरीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, नहीं सिडिस्को इन्वॉल्व होती है शायद, और उसका अप्रूवल भी लगता है। तो ऐसा है। तो फार्मा जनरल्स अगर आप पढ़ रहे हो अपने बी फार्म के दौरान तो आपने ये ट्रेडेजी जरूर पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड थैलेडोमाइड ट्रेडेजी। यूएस जर्मनी यूएस जर्मनी 1950 की बात है, उसमें एक दवाई बनी थी जिसका नाम था थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक मेडिसिन थी जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी जाती थी। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसलिए दी जाती थी कि उनको उनकी प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग, स्लीप सिकनेस और शायद नोसिया फीलिंग्स ना आए और वो खुश रह पाए और स्टेबल फील कर पाए। तो ये दवाई बनाई गई थी। ये दवाई बनते ही ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई थी कि उनके हाथ पैरों में दर्द होता था, उनको बहुत उल्टियाँ होती थी, उनको स्मेल की प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील किया करती थी। तो उनको था कि अगर एक दवाई से ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है कि मैं स्टेबल प्रेगनेंसी लाइफ ले सकती हूँ, तो क्यों नहीं? तो दे स्टार्ट टेकिंग इट एंड एट लीस्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेक दैट मेडिसिन। पर उस दवाई में क्या दिक्कत थी? सबसे पहले उस दवाई में, उस थैलिडोमाइड जो मेडिसिन थी, उसमें दिक्कत ये थी कि उसकी केमिकल टेस्टिंग या क्लिनिकल टेस्टिंग या ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, जिसको आजकल अपन क्यूसी टेस्टिंग कहते हैं। जो दवाई पूरी बनने के बाद क्यूसी में टेस्टिंग की जाती है, उसका अप्रूवल लिया जाता है, क्यूए का अप्रूवल लिया जाता है, फिर दवाई को बाहर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन उसका वो नहीं हुआ था और उसको मार्केट में पब्लिश कर दिया गया था ये कह के कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को इस चीज़ में हेल्प करती है। डॉक्टर्स ने उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था विदाउट इवन टेकिंग द एग्जैक्ट और वैलिडेट अप्रूवल ऑफ द company that this is a clinically approved tablet or this is and that is its reports और it's a purely valid tablet, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था और डॉक्टर से उसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो इसलिए इतना खतरनाक निकला कि आज तक फेमस है। 10,000 से ज़्यादा वुमेन्स ने वो टैबलेट ली। उस टैबलेट से उनको तो राहत मिली। उनको राहत क्या मिली, मतलब ऐसा लिखा गया है जर्नल में कि उनको रिजल्ट्स वही मिले जो बताए गए थे। बताए क्या गए थे कि उनको उल्टी नहीं होगी, उनको ऐसा अनस्टेबल फील नहीं होगा और उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्टेबल रहेगी। उनको रिजल्ट वही मिले, सो दे आर वेरी हैप्पी कि ओ ठीक है, अब मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हुई। बट देयर बेबीज, देयर लाइक इन देयर फीटर्स, इन देयर इन्फेंट, और उनका वो प्यारा सा बच्चा जो उनके पेट में था वो कहने को पैरालाइज्ड पैदा हुआ। किसी के हाथ पैर ना के बराबर हुए, किसी के कान नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी। कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ऐसे भी बच्चे थे जो शायद थे ही नहीं, दे आर डेड। many of the kids, many of the little babies, मैं बताऊं कैसे? आप कभी उनकी पिक्चर सर्च करना, उनको ऐसा, मतलब उनमें जान थी पर वो बेजान थे, ऐसी कंडीशन में पैदा हुए थे वो। एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट एंड मतलब जब रिपोर्ट पूरी देखी गई तो पता चला थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस नहीं, 10,000 ऑफ ऐसे केसेस हैं जिनकी लाइफ इस दवाई से बर्बाद हो गई। फिर 1957 में, 1950 की शायद बात है, 51 की शायद बात है, 57 में यानी 7 साल बाद इस दवा को बैन किया गया। बैन यूएस जर्मन एफडीए साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रांसिस, एक लेडी थी, एफडीए की साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस दवाई को पूरी जर्मनी में बैन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस दवाई में होने वाले टेस्ट अप्रूव कभी नहीं हुए और इन टेस्टिस को कभी अप्रूव किया नहीं गया और दीज आर द मेडिसिन दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड प्लीज बेंड इट हियर। एंड शी टेक अ स्टैंड, सी फाइट्स फॉर लाइक, वो दवाई इतनी महंगी थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे आउटकम्स आ रहे थे। शायद ऐसा कुछ बिजनेस माइंडसेट होगा, बट शी टेक अ स्टैंड, शी फाइल द केस एंड देन शी फाइट अगेंस्ट इट एंड शी वॉन। एंड पूरी पूरी दवाई बैन हो गई थी, पूरी की पूरी कंपनी शट हो गई थी और उस कंपनी के शट होने से लोगों को ड्रग सेफ्टी के बारे में पता चला। क्लिनिकल ट्रायल्स को कंपनियों ने सीरियस लेना स्टार्ट किया और विदाउट क्लिनिकल ट्रायल्स एफडीए ने, यूएस एफडीए ने उसको अप्रूव करना बंद कर दिया। यूएस एफडीए हर प्रोडक्ट के लिए जब भी अप्रूवल लिखती है तो अपने से टेस्ट करके उसके लिए टेस्ट भी प्रिपेयर करती है और कंपनियों को सेंड करती है कि अगर आपकी दवाई इन सारे टेस्ट को नहीं फुलफिल करती है, यूएस एफडीए का प्लांट या यूएस एफडीए कभी उसको अप्रूव नहीं करेगा। और अगर आपका प्लांट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है
तो हर दवाई यूएस एफडीए से मिलके और अप्रूव होके ही मार्केट जाएगी। अगर तब जाएगी तो इट्स 100% श्योर कि वो अच्छी रहेगी। सो उस टाइम के बाद फार्मा का एक स्टैंडर्ड ये बढ़ा कि हम लाइफ थ्रेटनिंग मेडिसिन नहीं बना सकते, हमें लाइफ सेविंग मेडिसिन बनानी है। इस वजह से हम प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग सेफ्टी, ड्रग मैनेजमेंट समझ के ही आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ये एक कहानी थी, हिस्ट्री की बात थी। नाउ दैट आई थॉट एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस। यू नो व्हाट, मी डूइंग अ जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, एंड फार्मा इज अ बिजनेस, इंजीनियरिंग इज अ बिजनेस, everything is a business, but we are doing job is hectic, business is more hectic than job। मैं कैसे ये कह रही हूँ बताती हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, मैं एक मतलब जो अजय परामल है उनकी बहन नंदी परामल की कंपनी है फार्मा, परामल फार्मा लिमिटेड, उनके यहाँ जॉब कर रही हूँ। पर वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, और उनका बिजनेस क्या है, सीडीएमओ बेस्ड है। ठीक है, अगर उनका जो बिजनेस है वो सीडीएमओ बेस्ड है तो उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सारे के सारे क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना टारगेट है कि मुझे 8 घंटे यहाँ जॉब करनी है और अपना काम खत्म करना है। उनका ये टारगेट है कि मुझे ये क्लाइंट को, जो है मेरा क्लाइंट, मुझे उसको उसकी दवाई प्रॉपर टाइम पे देनी है, उसका जो नीड है, उसका जो कोटेशन है जो मैंने उसको दिया है, उसने मुझे जो मटेरियल दिया है, जितना पैसा उसने मुझे दिया, मुझे उसको उतना काम ऑन टाइम डिलीवर करना है। ये उसका बिजनेस है। इसके बीच में एक चीज़ क्वालिटी, एक चीज़ प्रोडक्ट, एक चीज़ सेफ्टी, और एक चीज़ लाइफ सेविंग मेडिसिन। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो शायद नंदी परामल सोच रही होगी कि मुझे मैनेज करने चाहिए, तो वो हो रहे हैं। प्लांट में और प्रोडक्शन में काम करने वाले वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम दवाइयाँ बना रहे हैं, हम वो दवाई बना रहे हैं जो लोगों को सेव करती है, लोग हम पे ट्रस्ट करके खा रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा पंचुअलिटी से दवाइयों को बनाते होंगे। अदरवाइज 70% लोग हर फार्मा में, 70 नहीं कहना चाहिए, थोड़ा बायस्ड हो जाएगा, 40 कहना चाहिए, 40% लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ 8 घंटे नौकरी करने आ रहा हूँ, उसका मुझे पैसा मिल रहा है और दैट्स इट। दे नेवर थॉट कि वी आर सेविंग समवंस लाइफ। बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 60% फार्मा वॉरियर से, 60% फार्मा कनेक्टर से, कि वो ये सोचते होंगे कि हम लाइफ सेविंग मेडिसिन के साथ डील कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी एक जो केस आया ना, कफ सिरप वाला, जिस कफ सिरप का नाम था कैडरिफ। कैडरिफ वो कफ सिरप है जो एक बहुत ही मीठा, स्वीट कह सकते हैं जिसको, और एक मतलब यूजुअली यूज़ होने वाला सिरप है, जो कि किड्स, मतलब 5 साल तक के बच्चे पिया करते थे। ठीक है, फॉर देयर क्योरेशन। तो उस कप सिरप को अगर थोड़ी पंचुअलिटी से बनाया गया होता, या थोड़े बहुत परसेंटेज की वैल्यू सेटल्ड करके चीज़ों को मिलाया गया होता, जो भी एपीआई एक्सीपेंट उसमें मिक्स किए गए, तो शायद जो आज हम 45 से 60 बच्चों की मौत पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, वो नहीं पढ़ते। मैं बताती हूँ इंडिया में क्या सिनेरियो है। इंडिया के लोगों को अपने घर की दिक्कत लगती है, दूसरे घर की दिक्कत थोड़ा ड्रामा जैसा लगता है। कहते नहीं, अपने घर आई तो मुसीबत लगी, दूसरों के घर गई तो बला टरी, ऐसा वाला केस है उनके लिए। तो मैं क्या मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, इंडियंस आर द मोस्ट इमोशनल, सेंसिटिव एंड द मेच्योर पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दे आर प्रूविंग मी रॉन्ग नाउ अ डे, बिकॉज आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द थॉट्स ऑफ पीपल्स दैट ठीक है, केस ही तो था, गलत हो गई, बट मुझे हिला के रख दिया उस केस ने। मैं बताती हूँ कप सिरप की कहानी क्या है। कैडरिफ एक कप सिरप है जो श्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल, तमिलनाडु बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनता था, कई सालों से बन रहा था, ऐसा नहीं पहली बार बन रहा था, कई सालों तक अच्छे से बना भी, मार्केट में डिलीवर भी हुआ, लोग उसको यूज़ भी कर रहे थे। बट जो एक्सीपेंट फार्मा अप्रूव है, एक्सीपेंट जो फार्मा अप्रूव्ड होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए, दैट इज ग्लिसरीन एंड सेकंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। These two are the most approved excipient that we are using in a pharmaceutical industry for preparing liquid doses form. प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के बाद एक बाय प्रोडक्ट है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो एक एक्सीपिएंट है, इसकी प्रॉपर्टी है कूलेंट की, ये कूल करता है प्रोडक्ट को, और उसको कई थोड़े बहुत पॉइंट्स में हम मिलाते हैं फॉर द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। शायद मिलाते, पर मुझे तो नहीं लगता मिलाना चाहिए, क्योंकि फार्मा इसको अप्रूव नहीं करता। फार्मा नहीं कहता कि इसको डालो अपने प्रोडक्ट में, पर लोग डालते हैं शायद उसको स्टेबल करने के लिए, शायद अनफॉर्चुनेटली यूज़ करने के लिए। डाइथिलीन ग्लाइकॉल की एक लिमिट है बिटवीन 34 to 47%, जो अप्रूव्ड है शायद अपने प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए, बट उससे ज़्यादा होते ही वो डेंजरस है और टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है। अगर आपके प्रोडक्ट में डाइथिलीन ग्लाइकॉल अप टू 45% ऐड है, तो वो फिर एक जो इफेक्ट दिखाएगा वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, और वो एक पॉइजनस इफेक्ट दिखाएगा। उससे आप मर भी सकते हो, आपका बच्चा मर सकता है, क्योंकि इट्स फॉर किड्स। आपका बच्चा मर सकता है, आपका जो बच्चा है उसकी एक्यूट किडनी फेलियर्स की रिपोर्ट्स आ सकती हैं, आपके बच्चे को सीवियर किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं डेथ के, क्योंकि किडनी फेल हो जाती है, तुरंत किडनी फेल हो जाती है, ऐसा केस आता है। ये दवाई जो है, जो मतलब मार्केट में डिलीवर हो गई किड्स के पास, और उन्होंने मतलब ले भी ली, और उनके केसेस भी आ गए सामने। उन बच्चों को किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं होती कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, राइट।
So they are trusting their parents, and their parents trusting to the doctors, and doctors trusting to the pharmacist. So I don't know what you guys thought, but मुझे लगता है इन सबके लिए we are the last person who's responsible, right? क्यों? क्योंकि हमने दवाई बनाई, हमारे पास रॉ मटेरियल, हमारे पास एक्सीपिएंट, हमारे पास इक्विपमेंट, हमने एक कैड्रिफ नाम का सिरप तैयार किया, हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे से नहीं करे, हमने अपने ड्रग की सेफ्टी के लिए QC टेस्टिंग अच्छे से नहीं करी, हमने अपने सिरप के लिए जो एक्सीपेंट यूज़ करे उनकी क्वांटिटी को मेज़र ढंग से नहीं किया, और हमने फिर एक प्रोडक्ट रेडी किया और हमने उसको मार्केट में डिलीवर कर दिया क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड्स अर्ली थी। शायद यही हुआ होगा कि उनके क्लाइंट्स ने कहा होगा मुझे जल्दी चाहिए तो मुझे जल्दी बना के दो, तो हमने वो किया। एंड प्रोबेबली हम कई बार अर्जेंसी में क्या करते हैं, सिर्फ टारगेट कंप्लीट टारगेट कंप्लीट टारगेट कंप्लीट का नारा लगाते हैं, जो मेरी कंपनी में भी प्रोबेबली बहुत बार होता है। बट देर इज समथिंग दैट वी कांट इग्नोर इज द क्वालिटी। इफ मतलब मैं ये नहीं कह रही प्रामल की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, या मैं ये नहीं, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया उस हिसाब से बता रही हूँ कि फिर भी हमारे यहाँ ये चीज़ कंसीडर की जाती है कितनी भी जल्दी हो, काम और प्रोडक्ट दोनों सेफ्टी से होने चाहिए, उसमें क्वालिटी और आपकी सेफ्टी दोनों मैनेज होनी चाहिए, उसके बाद आगे। तो इस कंपनी ने, श्रेष्ठ कंपनी ने क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया, डॉक्टर्स ने खरीद लिया, MRs ने अपनी मार्केटिंग कर दी, और उसके बाद ये मार्केट में पहुँच के किसके पास पहुँच गया, पेशेंट के पास। पेशेंट्स ने अपने पेरेंट्स ने अपने पेशेंट्स किड्स को दे दिया, उन्होंने ले लिया, एंड दे आर डेड। दुख इस बात का है कि देर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हु डोंट इवन वॉन्ट्स टू नो कि ऐसा कुछ है भी या ऐसा कुछ हुआ भी है। एंड मैं जानती हूँ कि अगर आप फार्मा में हो तो थोड़े अपडेट रहो, ऐसा कभी मत करना। कभी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो इसीलिए कोई गलती मत करना, इसीलिए मजाक में अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो आके सामने आके बताना कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे 10 ml ये एक्सीपेंट लेना था, मैंने 50 ml ले लिया, या मैंने ये एक्सीपेंट नहीं वो एक्सीपेंट मिला दिया, या मेरी API की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई। क्योंकि आपकी छोटी सी गलती किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, या किसी की पूरी ज़िंदगी ले लेगी। फार्मा में काम करना आसान नहीं है। मेरा सुपरवाइज़र आज इस बात को सुन के, या इस केस को, हमारे यहाँ जब इसकी ट्रेनिंग दी गई आज और हम सबको ये केस बताया गया, उसके बाद मुझे रहा नहीं गया। इवन मुझे ये केस पहले से पता था क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। एंड बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट मुझे हमेशा रहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपडेटेड रहूँ, तो मुझे ये चीज़ पता थी। एंड मैंने अपने ब्लॉक में, हमारे यहाँ सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है रोज़, उसके बाद मैंने उनको ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ सबका क्या माइंडसेट था, 90% लोग तो फील सैड कि बुरा हुआ, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पंचुअलिटी से काम करना है, क्योंकि कोई ना कोई हमारी बनाई दवाइयाँ भी खा रहा है और कोई ना कोई हमारी दवाइयों से भी इफेक्ट हो रहा है, तो हम अच्छी, सेफ और सिक्योर दवाइयाँ बनाएं, ऐसा उनका थॉट था। बट सम 1 to 2% पीपल्स आर थॉटिंग कि हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे उनको मजबूरन, मेरी बहुत उम्र से, मतलब कह रही चाहिए मेरी उम्र से बहुत बड़े लोग थे वो, फिर भी मैंने उनको कहा कि सर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती जो पहली बार इस फार्मा में आके काम कर रहे हैं। मेरा फार्मा में काम करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं खुद को थोड़ा ऐसा ग्रेटफुल मानती हूँ कि मैं फार्मा में हूँ। मैं अपने आप को डॉक्टर से भी 2% ऊपर का दर्जा देना शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लिटरली एट द एंड ऑफ द डे, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी की मौत के या किसी की लाइफ के या नहीं, बट हम रहेंगे, है ना। तो इसलिए मुझे इस केस ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, थोड़ा हर्ट किया अंदर से कि काश अगर उन लोगों ने जिन्होंने वो दवाई बनाई थोड़ा सोचा होता तो वो बच्चे आज मरते नहीं, और ये केस इतना फार्मा में पब्लिश नहीं होता। फार्मा में कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ सामने नहीं आती, कभी नोटिस करना तो फार्मा में ज़्यादा अच्छी कोई न्यूज़ सामने नहीं आती। कभी PCI के प्रेसिडेंट के यहाँ छापा पड़ जाता है, कभी इतने बड़े डेथ केसेस सामने आते हैं, कभी कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जो कभी भूली नहीं जा सकती, और या फिर कभी कंपनी या प्लांट बंद हो जाता है। तो मुझे बहुत रेयर अच्छे केसेस सुनाई देते हैं, अच्छी न्यूज़ आती हैं फार्मा की, बट अगर ये न्यूज़ आ रही है तो दोबारा नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा थॉट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देयर इज़ जस्ट अ एक्सप्रेसिव थॉट कि प्लीज़ फार्मा में काम करना है तो अच्छे से करना, इसलिए नहीं क्योंकि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हो, बस इसलिए क्योंकि तुम किसी की लाइफ के साथ काम करना चाहते हो। और बी सेफ। प्लीज़ खुद भी कोई दवाई खाते हो तो एक बार उसको देखो कि ये खाने लायक है कि नहीं। मैं जो भी लोग हैं जो फार्मा में नहीं है और दवाइयाँ लेते हैं, तो प्लीज़ चेक योर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। प्लीज़ रीड द लेबल दैट इज़ on your medicines, on your tablets, on your syrups. Please must know the tablets, precautions, side effects, also the effects before taking it. Second or the last or the most important thing, you are not dumb. You are not the एक गधे नहीं हो तुम, और a person who's taking the medicine, a person who's making the medicine, a person who's giving the medicine, we all are human beings. We all have the same mind of 140 grams, 1400 ग्राम सॉरी, एंड हम सबको उसको इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में
समझदारी से काम करना है, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार मत बनना, अपने दिमाग का पूर्णतः इस्तेमाल करना और फिर आगे बढ़ना और सोच के ही आगे बढ़ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल्सो थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव्स टू माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी एक रिलेटेबल थॉट पे, मस्ट वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू।